लेसन 3A जो प्रकाश संश्लेषण है, इसी के सेकंड भाग में हम ट्रांसपीरेशन वाला भाग है, इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एसेंट ऑफ शेप, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले कुछ पोषक तत्व मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे। तो जो पोषक तत्व हैं, इनमें पहला है वृहद पोषक तत्व, अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो माने बड़ा होता है, माइक्रो माने छोटा होता है, सूक्ष्म। मैक्रो एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं, आवश्यक तत्व भी कहते हैं। अगर इनका परिभाषा हो तो पौधों के पोषण के लिए उपयुक्त वे तत्व जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मैक्रो एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। वे तत्व जो पौधों के पोषण के लिए अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आवश्यक हैं, उन्हें हम कहेंगे मैक्रो या एसेंशियल या वृहद पोषक तत्व। इनमें बहुत सारा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे हैं। तो इन सबों का कार्य अलग अलग है, लेकिन मुख्य कार्य सभी में है। अगर इनकी कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, क्लोरोफिल कम बनने लगता है, जैसे नाइट्रोजन की कमी होने से क्लोरोफिल कम बनने लगता है, फल भी जल्दी झड़ जाते हैं, फूल भी कम खिलते हैं, एटीपी का निर्माण कम होता है, पौधों की सामान्य वृद्धि नहीं होती है। यही सब कुछ मुख्य लक्षण हैं जो इन तत्वों के अभाव में होता है। तुम्हें किताब से इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी होगी, लेकिन संक्षेप में यही है। पत्तियों का पीला होना, क्लोरोफिल का कम बनना, फल का झड़ना, पत्ती का झड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना, फूल का कम खिलना, एटीपी का कम बनना, ये सब कुछ सामान्य लक्षण हैं इन तत्वों की कमी होने से। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, अंग्रेजी में कहेंगे माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट। वे तत्व जो पौधों के पोषण में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे मैंगनीज, क्लोरीन, बोरॉन, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता इत्यादि, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यह भी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये दो तत्व हैं, इनके बारे में जानना था। अब इसके बाद में है ट्रांसपीरेशन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो अतिरिक्त जल को पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में पौधों के विभिन्न भागों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को हम ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर पौधा पानी जितना खींचता है, अगर वो 100% पानी खींचा या 100 ग्राम पानी खींचा, तो उसमें का 95 ग्राम 95% पानी को लगभग वो वाष्प के रूप में निकाल देता है, इसी रूप में निकालता है। केवल 5% ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होता है। तो ये ट्रांसपीरेशन है, केवल 5% भोजन बनाने का काम आएगा, अब बाकी इसको निकालता है। तो इसको निकालने की भी जो क्रिया है वो कैसे निकालता है, इसको हम 3 भाग में देखेंगे। पहला है स्टोमाटा या स्टोमेटा, कुछ भी कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है, रंध्र या स्टोमाटा। ये पत्तियों के निचले सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती के निचले भाग में इस तरह करके ये गार्ड सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। ये 2 ठो गार्ड सेल है और इसी से गैसों का, इस छिद्र से गैसों का आदान प्रदान भी होता है और इन्हीं से गैस जल जो है ये वाष्प के रूप में बाहर भी निकलते हैं। तो अधिकांश जो मैक्सिमम पानी निकलता है वाष्प के रूप में वो स्टोमाटा के द्वारा ही निकलता है।
पहला विधि। दूसरा है लेंटिसेल। लेंटिसेल जो पुराने पौधे हैं उनके छालों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को लेंटिसेल कहते हैं। इनसे भी कुछ जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और तीसरा है क्यूटिकुलर, बाह्य त्वचीय। तो जो पौधा का बाहरी भाग है, मुलायम भाग है, इनसे भी कुछ मात्रा में जल जो है ये वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा और क्यूटिकुलर जो है ये क्यूटिकल के द्वारा भी ये पत्तियों से और लेंटिसेल से और बाह्य त्वचा से ये पानी इसका बाहर निकलता रहता है। इसके बाद हम कारक के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स। इसके क्या क्या कारक हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो अनेक, लेकिन यहाँ 5 ही बता रहा हूँ। पहला है तापक्रम, टेम्परेचर। दूसरा है प्रकाश, लाइट, वायु का वेग और जल। अब पांचवा है नमी या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। हमें ध्यान रखना है कि तापक्रम, प्रकाश, वायु का वेग और जल, चारों के बढ़ने से इस क्रिया की दर बढ़ जाती है और घटने से घट जाती है। तापक्रम अगर अधिक होगा तो इसका दर बढ़ जाएगा, तापक्रम कम होगा तो इसका दर कम जाएगा। प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो इसका दर बढ़ जाएगा, तीव्रता कम होगी इसका दर कम जाएगा। वायु का वेग, तेज हवा का झोंका चलेगा तो इसका दर बढ़ेगा और नहीं चलेगा तो कम जाएगा। जल की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो ये बढ़ेगा, जल की मात्रा कम होगी तो ये कमेगा। किंतु पांचवा जो नमी या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है, यह उल्टा है। नमी या आर्द्रता वायु में बढ़ जाएगी तो इसका दर घट जाता है, और अगर ये घट जाती है तो इसका दर बढ़ जाता है। ये आसान है, 4 बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा, किंतु नमी या आर्द्रता जो है ये बढ़ने से घट जाएगा और घटने से बढ़ जाएगा। इसके लिए इसको प्रमाणित करने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा गमला का पौधा लेंगे, उसमें जीवित पौधा है, छोटा सा ही पौधा है। इस पौधा के निचले भाग को या पूरा गमला के भाग को हम पॉलीथीन से या रबड़ से ढक लेंगे। एक कांच का बेल जार होता है, घंटी की तरह इस तरह का रचना होता है। इसको किसी मेज पर रखकर और इससे इसको पौधा को ढक देंगे और इसके चारों ओर वैसलीन लगा देंगे। पूरा चारों ओर की नीचे की ओर से वैसलीन लगा देंगे ताकि अंदर का हवा बाहर ना जाए और बाहर की हवा अंदर ना जाए। अब इस उपकरण को धूप में कुछ देर छोड़ देंगे, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि इसके भीतरी सतह पर ये पानी का बूंद इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया? ये पत्तियों द्वारा जो वाष्प निकला, इवापोरेशन हुआ, ये ऊपर की ओर गया। अब इसे निकलने का जगह नहीं मिला, बाहर सतह ठंडा लगा इसको, तो ये पानी का बूंद बन गया। तो यह प्रमाणित करता है कि पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बाद इसका महत्व या लाभ क्या है ये जानना है, और इससे क्या हानि होती है ये भी जानना है। अधिक पानी जब वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है तो पौधे जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, उन्हें ठंडक प्रदान करता है ये। जैसे हम थोड़ा सा पानी को अपने त्वचा पर फैला देते हैं, जब वो पानी वाष्प बन के उड़ता है तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है, उससे पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाती है। और रसारोहण अभी आगे बताएंगे, जो जल को खींचने की क्रिया है, तो रसारोहण में यह क्रिया सहायता करेगी। यह क्रिया नहीं होगा तो रसारोहण नहीं हो पाती है। जल और खनिज लवण को मूल रोम खींचते हैं, उस खींचने में भी यह क्रिया सहायता करता है। और इससे और जितने अभी ऊपर बता चुके हैं कि 95% जल बेकार होता है, तो अगर वो जल इसमें रह गया तो पौधे सड़ जाएंगे। तो उस आवश्यकता से अधिक जल को ये बाहर निकालने में ये मदद करती है, इससे पौधे जो हैं बच जाते हैं। और इसकी हानि है, क्या क्या इससे नुकसान है, कुछ हानि भी है। अब गर्मी का समय जब पानी का अभाव रहता है, उस समय भी लगातार ये पानी निकालने से अब पौधों की पत्तियां देखा जाता है कि मुरझाने लगती हैं, उन्हें मुश्किल होता है। इसके अलावा अब ये अधिक पानी निकाल देने से गर्मी के समय में ये पौधों को जल संकट भी झेलना पड़ता है, उन्हें पानी का अभाव हो जाता है। सबसे प्रॉब्लम होती है मरुभूमि में, जो कैक्टस है, नागफनी के पौधे हैं, जो झाड़ीदार पौधे हैं,
वहाँ पर तो जल का ऐसे ही अभाव रहता है, किंतु इन पौधों में भी ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया के होने के वजह से अब उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और वहाँ पर पौधे को काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ती है इस क्रिया के कारण। इसीलिए उनमें मोम का सतह होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके। तो ये था हमारा बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा, क्यूटिकुलर वायु त्वचा के द्वारा क्या क्या कारक है, इसको प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध किया गया है, इसके अलावा इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानि है। इसके बाद डिफ्यूज़न जिसको विसरण कहते हैं, ऑस्मोसिस जिसे परासरण कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप जिसे रसारोहण कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण कहा जाता है। इनके बारे में भी जानना है। तो विसरण जो है इसको अंग्रेजी में डिफ्यूज़न कहते हैं। इसका परिभाषा हुआ ठोस, द्रव और गैस का अधिक से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जाने की या गमन करने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। जैसे एक अगरबत्ती को हम जला देते हैं, वो ठोस होता है, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे विसरण क्रिया द्वारा ही सारे कमरे में फैल जाती है। एक सेंट की शीशी को हम उड़ेल दें तो वो लिक्विड होता है, वो धीरे धीरे गैस रूप में पूरा कमरा में उसकी खुशबू फैल जाती है। या जल में दो तीन बूंद उजाला का हम ड्रॉप डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो पूरा जल रंगीन हो जाता है। ये सब विसरण की ही क्रिया है। ये विसरण की क्रिया मनुष्य में भी और पौधों में भी ये बहुत ज़रूरी है, दोनों क्रियाएँ। इसके बाद है परासरण। परासरण को अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी परिभाषा दो विभिन्न सांद्रता वाले घोल, जैसे गाढ़ा है एक पतला है, घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जिससे थोड़ी मात्रा में द्रव का, लिक्विड का आर पार हो सके। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने से कम सांद्रता वाले घोल से, जो कम गाढ़ा है उससे अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करने की क्रिया को ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। इन दोनों का परिभाषा तुम्हें याद कर लेना पड़ेगा। और इसके बाद यह दो तरह का होता है, अंतः परासरण और वही परासरण। जैसे एक किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं, वो तो फूल कर बड़ा हो जाता है, यह अंतः परासरण क्रिया होती है। और उसका उल्टा, अगर एक अंगूर है उसको हम गाढ़े चीनी के घोल में डाल देंगे तो वो अंगूर पिचक जाता है, यह वही परासरण के कारण होता है। इंटरनल ऑस्मोसिस और एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। अब दो तीन बातें और जानेंगे। अवशोषण, इससे कहते हैं अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन। इसका परिभाषा है मिट्टी के जल को, जो मिट्टी में जल होता है उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। मिट्टी के जल को जड़ के मूल रोम, उसको रूट हेयर्स कहा जाता है, द्वारा शोषित कर जाइलम तक पहुंचाने की क्रिया को ही अवशोषण करते हैं। ये जो मूल रोम है एक कोशिकीय भाग है जो कैपिलरी वाटर को, कैपिलरी जल को वो सोख लेता है और सोख कर जड़ के जाइलम तक पहुंचाता है। ये क्रिया कहलाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। अब जो मूल रोम द्वारा जो शोषित जल है और खनिज लवण है, केवल जल ही नहीं आता है, उसके साथ जो खनिज लवण भी है, मिनरल्स भी है, वह भी आते हैं। इसको जाइलम की सहायता से पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसे ही हम रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। ये दो विधि है। और अंतिम है खाद्य का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसमें क्या कहेंगे, पौधों के जो हरे भाग हैं, विशेषकर पत्तियां, जो उनमें भोजन बनती है, ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में जमा होता है, तो भोजन जो ग्लूकोज बनता है वो फ्लोएम की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, उसको पौधे भेज देते हैं। इस क्रिया को ही खाद्य का स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। ये दो विधि हुआ, एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब थोड़ा शॉर्ट में यहाँ जान लो, ये बहुत बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। जो एसेंट ऑफ सैप है
इसमें तो बहुत सा सिद्धांत किया गया था, लेकिन डिक्सन और जॉली दो ठो वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत को हम अधिक मान्यता दिया जाता है। तो इसमें क्या कि बताया गया डिक्सन और जॉली ने कि सबसे पहले जो जल का अवशोषण होता है मूल रोम के द्वारा, तो जल जब अवशोषित होकर जाइलम तक पहुंचता है तो रूट प्रेशर, मूल दाब के कारण लगभग कुछ ऊंचाई तक ये जल ऊपर उठ जाता है। अब जब जाइलम में जल ऊपर उठता है तो यहाँ दो तरह का बल कार्य करता है। एक होता है एडहेशन बल और एक होता है कोहेशन बल। कोहेशन बल होता है जैसे यहाँ पर जल के अणुओं के बीच जो बल लगता है वो कहलाता है कोहेशन बल, और जल के अणुओं और जाइलम के दीवार के बीच जो बल लगता है उसे कहते हैं एडहेशन बल। अब ये मूल दाब के कारण ऊपर उठ गया। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऊपर पत्तियों से लगातार जो है ये पानी वाष्प के रूप में निकलता जा रहा है, जिससे एक खिंचाव पैदा होता है और ये दोनों बल जो हैं साथ लग जाते हैं, जिससे लगातार एक स्तंभ के रूप में पौधा ऊपर की ओर पानी को भेजता रहता है। यह सिंपल में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं और यहाँ पर जल है। इन जल को रूट हेड इकट्ठा किया, इसके बाद मूल दाब से इसको ऊपर भेज दिया। यहाँ पर जो जाइलम है इसमें जल के अणुओं के बीच कोहेशन बल और जाइलम के दीवार और जल के अणुओं के बीच एडहेशन बल कार्य करता है, जिससे ऊपर से पत्तियों से लगातार पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है भाप के रूप में, जिससे ये खिंचाव उत्पन्न होता है। इसी खिंचाव से ऊपरी ऊंचे पौधे में भी ये पानी पहुंच जाता है। और लास्ट है खाद्य का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब जो पत्तियों में जहाँ भोजन बनता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, वहाँ भोजन जमा रहता है। उसके बाद वहाँ से वह फ्लोएम में आता है और विसरण और प्रासरण की क्रिया के द्वारा वो फ्लोएम में चला आता है। अब फ्लोएम जब पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है तो जहाँ जहाँ भोजन नहीं होता है फिर विसरण और प्रासरण की क्रियाओं द्वारा उन भागों में ये भोजन को पहुँचा देता है। इस प्रकार खाद्य का स्थानांतरण हो जाता है। तो इन दोनों क्रियाओं में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों सहायता करता है। तो इस प्रकार ये पार्ट ये जो है समाप्त हुआ। डिफ्यूजन, विसरण, प्रासरण, ऑस्मोसिस, दो भाग है, अंतःप्रासरण वही प्रासरण, अवशोषण की परिभाषा, रसारोहण की परिभाषा और खाद्य का स्थानांतरण की परिभाषा, और डिक्सन और जॉली का सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया है। किताब में ये बहुत बड़ा है, ठीक है, किताब से करना उचित रहेगा, किंतु इसको शॉर्ट में समझाया गया है। और खाद्य का स्थानांतरण को भी काफ़ी संक्षेप में बताया गया है। इसको दोनों को किताब से करने से बढ़िया रहेगा।